Good morning, class. This is next lecture for the subject energy conservation. And in this lecture, we will discuss about energy conservation in boilers. बॉयलर में ऊर्जा संरक्षण हम अब इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे। ये टॉपिक ये लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू from where we have left from the last lecture. Now the topic that we are going to discuss is energy conservation in boilers. So let us start for now. देखिए पहला वाला पॉइंट ये बता रहा है, यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट बताए जिनको हम डिस्कस करेंगे. वो कह रहा है पहले वाले पॉइंट में इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम क्या है एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं बॉयलर्स के अंदर. तो कह रहा है एंश्योर प्रॉपर सिलेक्शन फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि बर्नर्स, मैकेनिकल स्टोकर्स एक्सेट्रा. उसने कहा कि जो फ्यूल जो ईंधन हम प्रोवाइड कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका वो ईंधन पूरी तरीके से सही तरीके से क्या है जल पाए. तो क्या है हमें किसी ऐसे उपयंत्र का चुनाव करना चाहिए जिससे सही ईंधन ज्वलन हो सके. जैसे कि हमें सही बर्नर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मैकेनिकल यांत्रिक स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उसने पहले पॉइंट में बताया. इससे हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट के अंदर वो बता रहा है एंश्योर करेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ फ्यूल ऑयल एट द बर्नर टिप एज पर मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन. वो कह रहा है हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बर्नर की टिप पर ईंधन ऑयल का तापमान तथा दाब निर्माता द्वारा बताए गए मापदंडों के अनुसार होना चाहिए. बर्नर टिप कहने का मतलब क्या है कि जो बर्नर है जहां पे हम फ्यूल को जला रहे हैं उस पे जो ईंधन है जो फ्यूल है तो क्या है वो क्या है उसका तापमान, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर क्या है मैन्युफैक्चरर के द्वारा बताए गए स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ही, मापदंडों के अनुसार ही होना चाहिए. थर्ड पॉइंट में वो कहता है यहाँ पे रिड्यूस रेडिएशन लॉसेस फ्रॉम बॉयलर्स, फ्री फर्नेसेस एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बाई इम्प्रूव्ड थर्मल इंसुलेशन. अच्छा, यहाँ उसने बताया कि हमें कम करना चाहिए बर्नर तथा सहायक उपयंत्रों से होने वाली विकिरण हानियों को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. रेडिएशन विकिरण लॉसेस मतलब जो लॉसेस हो रहे हैं उनमें क्या है उसने बताया कि हमें उनको कम करना चाहिए. थर्मल विद्युत रोधी जैसे उसने बताया ना थर्मल इंसुलेशन लगा के, दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन. दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन विद इन द बिल्डिंग एंड एलिमिनेट अननेसेसरी वेंटिलेशन. ये उसने बात बताई. फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं एम्प्लॉय ब्लो डाउन एंड वाटर प्रोसेस हीट टू प्री हीट द बॉयलर टू फीड वाटर. वो कहता है जो जल हमें जो वाटर हमें उस बॉयलर के अंदर भरना है उस प्रक्रिया में उतार चढ़ाव कम होना चाहिए. कि देखिए एम्प्लॉय ब्लो डाउन, उतार चढ़ाव मतलब वो ब्लो डाउन वहाँ पे एक प्रोसेस है, मतलब तो क्या है तो हमें पहले से ही जो वाटर हम उसके अंदर फीड करेंगे उसको क्या है थोड़ा सा गर्म करना चाहिए. उसने बताया है प्री हीट द बॉयलर टू फीड वाटर, प्री हीट द वाटर प्रोसेस हीट टू हीट द बॉयलर टू फीड वाटर. ठीक है, हमें उसने यहाँ बताया क्या भरण जल को बॉयलर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव कम हो तथा भरण जल को पहले गर्म करें. भरण जल मतलब फीड वाटर. देखिए ये सब बॉयलर्स जो हैं ये क्या है वाटर से काम कर रहे हैं, वो उन ट्यूब्स के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है. तो कह रहा है वो जो वाटर वाटर हम फ्लो कर रहे हैं उसको क्या है प्री हीट करना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं. यहाँ उसने बताया बॉयलर के अंदर उपयोग होने वाली पावर तथा यूज ऑफ स्टीम एंड पावर विद इन द बॉयलर हाउस शुड बी सब्जेक्ट टू क्रिटिकल स्क्रूटनी. वो कह रहा है कि हमें उसको जांच करनी चाहिए. बॉयलर के अंदर उपयोग होने वाली पावर तथा भाप की जांच ठीक तरीके से करनी चाहिए ताकि For instances, loss of steam from relief valves and other fittings should be minimized. ताकि रिलीफ वाल्व व अन्य फिटिंग से निकलने वाली भाप को कम किया जा सके. बिल्कुल सही बात. उसने बताया कि जो भाप जो स्टीम इन रिलीफ वाल्व से या अदर फिटिंग से निकल रही है हमें उसको क्या है चेक कर लेना चाहिए ताकि मतलब उसके अंदर कोई लॉसेस ना हो, ताकि हम उस लॉस को क्या है रोक पाए. सिक्स पॉइंट पे देखते हैं. वो बता रहा है मीटर्स फॉर फ्यूल कंजम्पशन स्टीम जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड शुड बी प्रोवाइडेड एंड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड. ईंधन ईंधन खपत मतलब जो फ्यूल कंजम हो रहा है, जो ईंधन हमने लगाया है, भाप उत्पादन जो स्टीम जनरेट हो रही है तथा संचरण और ट्रांसमिशन के लिए मीटर होना चाहिए
तथा इसका रखरखाव सही ढंग से होना चाहिए, शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन। 7 पॉइंट देखते हैं, एनालाइज फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस कौन सी हैं? जो नीचे हमारे फ्यूल से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं वर्टिकल माउंटेड टावर्स में। तो वो कह रहा है उन एनालाइज उन फ्यूल गैसेस को निरीक्षण करना चाहिए तथा कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के प्रतिशत को कम करें। ये लिखा हुआ है, एनालाइज फ्लू गैसेस एंड ट्राई टू अचीव ऑप्टिमम परसेंटेज, कम करें ऑप्टिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक है, ये बात उसने बताई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द 8th पॉइंट। इन कोल फायरिंग एंश्योर करेक्ट प्रेशर ऑफ प्राइमरी एयर एंड मेंटेन यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ कोल बेड, अवॉइड सेग्रीगेशन। वो कह रहा है जहां पे हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है जिन बॉयलर्स के अंदर, वो कह रहा है यहाँ पे कोल ज्वलन की प्राथमिक वायु है का दाब सही होना चाहिए। कोल ज्वलन में मतलब जो कोल से बॉयलर्स चल रहे हैं उनके अंदर वो कह रहा है जो प्राइमरी एयर है, जो प्राथमिक वायु है, उसका दाब सही होना चाहिए, उसका प्रेशर सही, इंश्योर करेक्ट प्रेशर ऑफ प्राइमरी एयर एंड मेंटेन यूनिफॉर्म थिकनेस, तथा कोयले की मोटाई एक समान होनी चाहिए, लिखा है, एंड मेंटेन यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ कोल बेड, और उस कोयले की मोटाई क्या एक समान होनी चाहिए पूरे बॉयलर के नीचे। 9th पॉइंट देखते हैं, consideration should be given to waste heat recovery for heating feed water or combustion air by economizer and recuperators। देखिए यहाँ उसने बताया कि ये जो हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए उस फीड वाटर को हीट करने में जो हम क्या है दे रहे हैं बॉयलर के अंदर। ये बात यहाँ पे बताएगा, वो कह रहा है भरण जल मतलब फीड वाटर जो है गर्म करने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा उस थर्मल एनर्जी का, उस वेस्ट हीट एनर्जी का क्या है हमें इस्तेमाल करना चाहिए तथा पुनः प्राप्ति का उपयोग करना चाहिए, और ऐसा ऐसा वो बनाना चाहिए कि हम उसको क्या है दोबारा से इस्तेमाल कर पाए। तथा रिकपरेटर और इकोनोमाइजर के द्वारा दहन वायु का उपयोग करना चाहिए, लिखा हुआ है, एंड यूज शेड्यूल। अच्छा 10th वाला पॉइंट देखते हैं, प्रक्रिया ऑपरेशन की समय सारणी बनाएं तथा बॉयलर एक समान लोड रखें। अच्छा, शेड्यूल और प्रोसेस ऑपरेशंस टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस इन बॉयलर लोड, मतलब क्या है बॉयलर्स के ऊपर लोड क्या है एक समान होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो कह रहा है इसके लिए क्या है हमें शेड्यूल बनाने चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए बॉयलर्स की प्रक्रिया के ऑपरेशंस के लिए, बॉयलर्स में जो काम हो रहा है प्रोसेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए क्या है शेड्यूल बनाने चाहिए, और क्या है बॉयलर्स को एक समान लोड पे रखना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव ब्लो डाउन, ब्लो डाउन मतलब होता है उतार चढ़ाव, तो वो कह रहा है कि अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी समय बॉयलर में बिल्कुल लोड नहीं है और कभी क्या है बॉयलर के ऊपर बहुत लोड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उसने बताया। 12th पॉइंट देखते हैं, अवॉइड एयर इनफिल्ट्रेशन एंड गैस एक्सिलरेशन। ये उसने बताया वायु के रिसाव से बचें तथा अधिक गैस से बचें। ठीक है, 13 पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, keep the heat transfer surfaces clean by preventing excessive scale information formation and adequate soot blowing। वो कह रहा है जो हीट सरफेसेस हैं उनको साफ रखना चाहिए, तो जहां से हीट ट्रांसफर हो रही है तो वो कह रहा है ऊष्मा हस्तांतरण मतलब जहां से क्या मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है सतह को साफ रखें ताकि उस पर कालिक न जमा हो, कालिक मतलब सूट, कालिक जमा ना हो, तो उससे क्या हीट ट्रांसफर में क्या है उसकी लो हो जाती है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी जो होते हैं वो लो हो जाती है, इसलिए हमें उसको साफ रखना चाहिए। इन कोल फायरिंग, अगर कोल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो वो कह रहा है कि इन कोल फायरिंग ट्राई टू रिड्यूस अनबर्नड एश, एडजस्ट स्पीड फीड एंड एयर सप्लाई टू स्टेबलाइज द फ्लेम। वो कह रहा है कोयला फायरिंग मतलब जहाँ पे हम कोयला फ्यूल कोल का यूज कर रहे हैं फ्यूल की तरह से, कोयला फायरिंग में असंतुलित राख को कम करने का प्रयास करें। असंतुलित राख मतलब अनबर्न्ड ऐश, मतलब क्या है जो एक तो होता है जो ऐश जो राख हमें जलने से मिली है और कुछ जो नहीं जल पाई है, तो ट्राई टू रिड्यूस अनबर्न्ड ऐश, हमें
उस लॉ को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राग को कम करने का प्रयास करना चाहिए, और लॉ को स्थिर करने के लिए गति यानी कि स्पीड, फीड मतलब जो हम उसमें इनपुट दे रहे हैं वो, और वायु उसकी उसको क्या है स्टेबलाइज करना चाहिए, उसको समायोजित करना चाहिए जो सप्लाई हम उसके अंदर दे रहे हैं, ताकि उसकी लॉ, उसका फ्लेम जो है वो कैसा रहे, स्टेबलाइज रहे। 15 पॉइंट देखते हैं। डू नॉट अलाउ एन अनस्टेबल फ्लेम, अस्थिर लौ को ना बनने दें, बॉयलर के अंदर अस्थिर नहीं होना चाहिए फ्लेम, स्टेबल होना चाहिए। एंड प्रिवेंट द फ्लेम फ्रॉम इम्पिंगिंग अपॉन सरफेस, और उसको फ्लेम को सतह पर फैलने ना दें, उसको फैलने ना दें, मतलब उसकी लौ को, उसकी फ्लेम को फैलने ना दें। 16 पॉइंट में वो कहता है ए कोटिंग ऑफ 3 millimeter thick soot on the heat transfer surface can cause an increase in the combustion consumption by as much as 2.5%। वो कह रहा है ऊष्मा अंतरण हीट ट्रांसफर पर 3 मिलीमीटर मोटी कालिक की परत जमने से ईंधन की खपत में 2.5% की वृद्धि हो सकती है। वो कह रहा है कि अगर हम सूट मतलब कालिक, उसको क्या है अंदर की तरफ लगा देंगे, सरफेस में हीट ट्रांसफर सरफेस में लगा देंगे, 3 मिलीमीटर मोटाई की कालिक अगर हम उसके ऊपर लगा देंगे, तो उससे क्या है जो कंजम्पशन है ईंधन का, फ्यूल का, वो क्या है 2.5% तक क्या है बढ़ जाता है। कंजम्पशन एज मच एज 2.5%, 2.5% तक कंजम्पशन क्या है बढ़ जाता है, ये उसने बताया। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है बॉयलर शुड बी मॉनिटर्ड फॉर फ्लू गैस लॉसेज, रेडिएशन लॉसेज, इनकम्प्लीट कंबशन, एक्सेस एयर एक्सेट्रा। वो कह रहा है इस चीज की हमें जांच करनी चाहिए। वो कह रहा है बॉयलर में उत्पन्न होने वाली फ्लू गैस हानियां, जो लॉसेस फ्लू गैस से जो लॉसेस हो रहे हैं, विकर्ण हानि यानी कि जो रेडिएशन से लॉसेस हो रहे हैं, तथा इनकम्प्लीट कंबशन अधूरा दहन, मतलब जो फ्यूल है पूरा नहीं जल पा रहा है, अधूरा दहन, और एक्सेस एयर अधिक वायु की देखरेख की जानी चाहिए। इसको हमें क्या है देखना चाहिए, इसको मॉनिटर करना चाहिए। इसके कारण ईंधन की खपत में 20% तक की कमी आ सकती है। अगर हम इन सब चीजों के ऊपर क्या है चेक रखेंगे, इन सबको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो दिस कैन लीड अप टू 20% रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन। जो ईंधन है उसमें क्या है 20%, 20% तक की क्या है कमी आ सकती है। हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखिए उसने कुछ बताया है डूज एंड डोंट्स फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। तो हम यहाँ पे एक ही में देखते हैं, देखेंगे कि क्या करना चाहिए, वो उसके बारे में उसने बताया है, तो वो देखते हैं। पहले वो कह रहा है डूज, हमें क्या करने चाहिए, क्या करना चाहिए। डूज मतलब जो चीज हमें करनी चाहिए ताकि हम सही इस्तेमाल कर पाए, और डोंट्स मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये उसने कुछ चीजें बताई हैं डूज एंड डोंट्स जो हमें यूज करने चाहिए। तो देखिए पहला वो कह रहा है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फॉलो द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर व्हेन लाइटिंग अप द बॉयलर फ्रॉम द कोल्ड कंडीशन। अगर आप ठंडी कंडीशन में बॉयलर को जला रहे हैं तो जो सही तरीका है उसी हिसाब से उसको चलाएं, उसको लाइट करें, उसको चलाएं। एंश्योर टू प्री एंड पोस्ट पर्ज एवरी फायरिंग एंड आल्सो मेक श्योर दैट द एयर वेंट इज केप्ट ओपन व्हाइल इनिशियली फायरिंग एंड शटिंग डाउन द बॉयलर। जब हम बॉयलर को चला रहे हैं या उसको बंद कर रहे हैं तो हमें इस बात को पक्का करें कि हमारे सारे के सारे जो एयर वेंट्स हैं जहां से हवा अंदर आएगी उस बॉयलर के अंदर, उन सबको क्या है चेक कर ले। इसके बाद है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन मैंने आपको बताया था, उतार चढ़ाव। ब्लो डाउन मतलब उतार चढ़ाव, वो यहाँ पे बता रहा है उतार चढ़ाव।
Regular gauge glass blow down once every watch is a must. Boiler blow down is to perform once a day. हमें दिन में एक बार ही करना चाहिए blow down to keep the chloride level to minimum, जिससे chloride levels जो है वो क्या कम से कम रहें. If floating impurities are suspected, अगर कुछ पानी के साथ ही वैसी impurities आ रही हैं जैसे कि ऑयल या फोम, तो वो स्कम बन के क्या है नीचे बैठ जाएंगी. स्कम ब्लो डाउन टू बी कैरीड आउट, और फिर हमें उसको स्कम को क्या है हटाना चाहिए. सूट ब्लो, सूट मतलब होती है कालिक. तो वो कह रहा है कि परफॉर्म सूट ब्लो फॉर द बॉयलर ट्यूब टू कंटिन्यू द हीट एक्सचेंज एबिलिटी ऑफ द बॉयलर ट्यूब्स. वो कह रहा है हमें इस कालिक को हटाते रहना चाहिए समय समय पे. इसे करना चाहिए सूट ब्लो को, ताकि जो वाटर है उसमें क्या हीट एक्सचेंज एबिलिटी क्या है बनी रहे. अगर उसमें कालिक लग जाएगी तो वाटर आप जानते हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा उन ट्यूब्स के अंदर. तो इसलिए उसने बताया कि हमें उसको समय समय पे उस कालिक को साफ करना चाहिए जो उसके अंदर लग रही है ट्यूब्स के ऊपर. फोर्थ पॉइंट में उसने बताया check the smoke from the boiler trunk coming out of the ship's funnel and every watch to gauge the combustion quality. अच्छा, जो धुआं बॉयलर से बाहर आ रहा है हमें उसको चेक करना चाहिए जो उससे बाहर आ रहा है. और इससे हमें क्या है उसके कंबशन मतलब जो ईंधन हम जला रहे हैं, जो फ्यूल हम जला रहे हैं उसकी क्वालिटी पे भी हम क्या निगाह रख सकते हैं. लुब्रिकेट मतलब जो बॉयलर्स के सभी पार्ट हैं उनको हम जो उसके लिंक्स हैं उन सबको हमें क्या है ग्रीस या ऑयल करना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे समय समय पे. emergency shutdown, emergency shutdown, ensure to check emergency shutdown of the boiler which is located in the ECR. मतलब वो जो उसकी रिपोर्ट है उसके अंदर दिया जाता है, उसके अंदर बताया जाता है. this is to be tested as per the safety routines described in the company safety management system. वो कह रहा है जो कंपनी का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो मैनुअल है, ये बात उसके अंदर बताई जाती है कि हमें बॉयलर को कब बंद करना है, कब उसको शट डाउन करना है. और चेक करनी है क्या है इमरजेंसी शट डाउन में कि वो कहाँ पे है या उसकी वर्क हमें कब उसको शट डाउन लेना है बॉयलर का. तो हमें इसको भी चेक करना चाहिए. वॉल्स एंड डैम्पर इंश्योर ऑल द फ्यूल लाइंस. जो भी फ्यूल या जो भी ईंधन आ रहा है बॉयलर के अंदर उसमें पड़ने वाले वॉल्स, ऊपर जो स्टील टैंक के अंदर स्टीम वॉल्स होते हैं, वो सेफ्टी वॉल्स होते हैं, जो उन सबको चेक करना चाहिए कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं. चेक द क्विक क्लोजिंग वॉल्स एंड सेफ्टी वॉल्स फॉर द करेक्ट ऑपरेशन. और जिन वॉल्स को जल्दी बंद होना है उनको भी क्या है हमें चेक करना चाहिए कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं. अगर कोई लीकेज है तो 8वां पॉइंट देखिए अटेंड लीकेज. अगर कोई लीकेज है स्टीम सिस्टम इज प्रोन टू लीकेज. वो कह रहा है जहाँ पे स्टीम होती है वहां पे क्या है वो कह रहा है जहाँ पे स्टीम होती है वहां पे लीकेजेस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्लक्चुएटिंग स्टीम प्रेशर. क्योंकि स्टीम का प्रेशर क्या है ऊपर नीचे होता रहता है. तो कह रहा है जहाँ पे भी स्टीम है वहां पे हमें क्या है लीकेजेस को चेक करना चाहिए. और अगर कोई लीकेज होता है अटेंड ऑल द लीकेजेस एट द अर्लीस्ट. और जैसे ही हमें पता चलता है उस लीकेज के बारे में हमें तुरंत ही उस लीकेज पे जाके चेक करना चाहिए टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एट ऑल टाइम्स. हर समय पे, हर समय जैसे ही हमें किसी लीकेज के बारे में पता चलता है हमें तुरंत ही जाके उसको अटेंड करना चाहिए. चेक फर्नेस, चेक फर्नेस मतलब जो भट्टी है नीचे उसको हमें चेक करने के लिए पता होना चाहिए. तो बता रहा है कीप अ चेक ऑन द फर्नेस फॉर रिफ्रैक्टिव डिटोरेशन एंड फ्यूल ड्रिपिंग नियर द बर्नर असेंबली. वो कह रहा है कि हमें चेक करना चाहिए भट्टी को या फर्नेस को फॉर रिफैक्ट्री डिटोरेशन, कि उसके अंदर जो हमें मिला है बॉयलर या जो फैक्ट्री की सेटिंग है उसमें कोई बदलाव या वो खराब तो नहीं, डिटोरेट तो नहीं हो गई समय के साथ. और अगर ऐसा है तो कोई फ्यूल या कोई ईंधन गिर तो नहीं रहा है, टपक तो नहीं रहा है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो बर्नर के आसपास. और अगर एनी ऐसा कोई डिफेक्ट है और अगर ऐसा कोई हमें उसके अंदर दिक्कत या महसूस होती है तो हमें उसको तुरंत ही क्या है अटेंड करना चाहिए एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द. जितना जल्द से जल्द हो हमें उस डिफेक्ट को ठीक करके उसको हटाना चाहिए वहां से. FFA फॉर बॉयलर्स, वो बता रहा है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कहलाते हैं ये. तो बॉयलर के अंदर वो कह रहा है बॉयलर एक हाई प्रेशर मशीनरी है. बॉयलर इज अ हाई प्रेशर मशीनरी विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट. देखिए लिखा हुआ है जबकि उसके अपने ही क्या है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर उपकरण लगे होते हैं. तो हमें चेक करना चाहिए द फंक्शनिंग ऑफ लोकल फायर एक्सटिंग्विशर. वो कह रहा है कि जो हमारा लोकल फायर एक्सटिंग्विशर है वो फोम टाइप मतलब जिसमें से फोम निकलता है उसे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं. एंड हाई प्रेशर जेट फॉर फॉग सिस्टम.
ड्रिल टू बी कैरिड आउट रेगुलरली, और वो कह रहा है कि हमें समय समय पे लोगों को जो वहां पे काम कर रहे हैं उन्हें आग से लड़ने के लिए क्या है, तैयार करना चाहिए, और उसके लिए उनकी प्रैक्टिस या ड्रिल समय समय पे करानी चाहिए। ये उसने बताया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्या है करने चाहिए बॉयलर्स के साथ, डूज। और अब डूज के बाद आते हैं डोंट्स, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। जैसे कि पहला पॉइंट में उसने बताया अनट्रेन्ड ऑपरेटर। वो कह रहा है कि बॉयलर जैसे ऑपरेशन में या बॉयलर जैसी डिवाइस को, बॉयलर जैसी मशीनरी को हम नहीं छोड़ सकते कभी भी किसी असिस्टेंट इंजीनियर या अनट्रेन्ड ऑपरेटर के भरोसे या उसके ऊपर। तो उसने बताया पहली लाइन में, नेवर लीव अ बॉयलर ऑपरेशन एट द हैंड ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर और अनट्रेन्ड ऑपरेटर, स्पेशली व्हेन लाइटिंग अप द बॉयलर फ्रॉम द कोल्ड कंडीशन। कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जब आपने बॉयलर को बंद किया हुआ है और विशेष तौर पर जब आप बॉयलर को स्टार्ट कर रहे हैं या ऑन कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे किसी भी अनअटेंडेड या अनट्रेन्ड ऑपरेटर के भरोसे ना छोड़ें। ब्लो डाउन, ब्लो डाउन क्या है, उतार चढ़ाव जो है बॉयलर के अंदर, उसको ब्लो डाउन कहते हैं। तो नेवर डू एक्सेस ब्लो डाउन, हमें बार बार बॉयलर को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, एज द फीड वाटर सिस्टम विल ऐड कोल्ड वाटर इन द बॉयलर ड्रम टू कंपनसेट। और क्यों, इससे अगर हम बार बार उतार चढ़ाव करेंगे बॉयलर का, तो उससे जो कोल्ड वाटर है वो क्या है उस ड्रम के अंदर आएगा, और इससे क्या है डिक्रीज होगी, कमी होगी थर्मल एफिशिएंसी में, और स्ट्रेस पड़ेगा बॉयलर के ऊपर। बॉयलर के ऊपर क्या है, दबाव बढ़ेगा। बार बार ठंडा पानी अगर बॉयलर के अंदर आएगा तो बॉयलर के ऊपर क्या है, दबाव बढ़ेगा। सूट ब्लो, नेवर ऑपरेट सूट ब्लो सिस्टम व्हेन द बॉयलर इज ऑपरेशनल एट हाई लोड। वो कह रहा है कि हमें कालिक को साफ करने जैसा जो काम है वो कभी भी ऐसे समय पे नहीं करना चाहिए जब बॉयलर अपनी पूरी क्षमता के ऊपर कार्य कर रहा है। ऐसे समय में हमें बॉयलर में सूट ब्लो का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन, फोर्थ पॉइंट है अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन। डोंट अवॉइड एनी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन इन द बॉयलर, वेदर इट इज साउंड, स्मोक, फ्लेम क्वालिटी और अदर बॉयलर पैरामीटर्स। वो कह रहा है हमें कभी भी कोई अगर अलग तरीके की चीज दिखाई देती है तो उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर हमें बॉयलर से दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर हमें कोई अलग तरीके की साउंड सुनाई दे रही है, स्मोक अगर हम देख रहे हैं जो धुआं उससे निकल रहा है वो अलग तरीके का है, फ्लेम क्वालिटी अगर चेंज हो रही है, तो कोई भी बॉयलर पैरामीटर को हमें क्या है अवॉइड नहीं करना है। वी शुड अटेंड इट एज अर्ली एज पॉसिबल, हमें उसके फौरन उसको अटेंड करना चाहिए। और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है, अगर कोई दिक्कत है, तो उसको क्या है रेक्टिफाई, सही करना चाहिए तुरंत, एज अर्ली एज पॉसिबल लिखा हुआ है। ऑलवेज रेक्टिफाई एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू बॉयलर, बॉयलर से जुड़ी हुई कोई भी अनियमितता हमें तुरंत एट द अर्लीस्ट रेक्टिफाई करनी चाहिए, उसको सही करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है उसका ओवरलोड, ओवरलोड नेवर ऑपरेट द बॉयलर एट हायर लोड एज अ रेगुलर प्रैक्टिस। वो कह रहा है कि कभी भी बॉयलर को उसके उच्च दाब पे नहीं चलाना, हायर लोड, उसके हायर लोड पे नहीं चलाना चाहिए। Boiler can be overloaded sometimes due to load demand, but regular overloading will lead to high stress and turbine failure. वो कह रहा है अगर आप बॉयलर को उस ओवरलोड पे चलाएंगे, उसके लोड से ज्यादा चलाएंगे, ज्यादा डिमांड पे चला, हाई डिमांड की वजह से, तो क्या है इसी स्ट्रेस के कारण, इसी प्रेशर के कारण टरबाइन का फेलियर हो सकता है। फिर उसने बताया फीड वाटर, डोंट्स में उसने बताया फीड वाटर, जो पानी हम बॉयलर के अंदर प्रोवाइड कराते हैं उन ट्यूब्स के लिए, तो हमें वो पानी क्या है हमेशा साफ रखना चाहिए। सी वाटर का हमें किसी परिस्थिति में, किसी सर्कमस्टेंसेस में उसके अंदर नहीं देना चाहिए। ये उसने लिखा है नेवर इंक्लूड सी वाटर इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में हमें सी वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इफ द हॉट वाटर इज फिल्ड विद वाटर ड्यू टू हैवी लीकेज इन द कंडीशन, शट डाउन द प्लांट एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। जो आपका कुआं है, जो आपका हॉट वेल है, वो क्या है फिल्ड विद हैवी वाटर, अगर वो हैवी वाटर से भरा है खाने में, तो उसको क्या प्लांट को शट डाउन करें, बॉयलर को शट डाउन करें, और प्रॉब्लम को क्या है ठीक करें। लीकेज ट्यूब्स, लीकेज ट्यूब्स, डोंट ऑपरेट बॉयलर व्हेन एनी वाटर ट्यूब इज लीकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहा है कभी भी बॉयलर को हमें नहीं चलाना चाहिए अगर बॉयलर के अंदर कोई भी वाटर ट्यूब लीक कर रही है, तो रेक्टिफाई द लीकेज एट द अर्लीस्ट, उस लीकेज को हमें तुरंत सही करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। वाटर लेवल, अच्छा
डोंट ट्रस्ट द वाटर लेवल इंडिकेटर लोकेटेड एट द रिमोट पोजीशन। देखिए आजकल वो ये कह रहा है जो बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर क्या है, कंट्रोल रूम कहीं और होता है और वहीं से देख के हम क्या लेवल इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो हमें बता देते हैं। तो वो कह रहा है कि हमें उनके ऊपर ऐसे वाटर लेवल इंडिकेटर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए जो क्या है दूसरी जगहों पे लगे हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमें पानी के लेवल को चेक करने के लिए खुद ही क्या है वहां पे जाना चाहिए। ये देखिए लिखा है डोंट ट्रस्ट द वाटर लेवल इंडिकेटर लोकेटेड एट रिमोट पोजीशंस आई इन अ कंट्रोल रूम, कीप अ चेक थ्रू लोकल गेज ग्लास टू कीप द क्लियर पिक्चर। वो कह रहा है बॉयलर के अंदर जो गेज ग्लास लगा होता है जिस कांच से हम पानी का लेवल देखते हैं उस उस तरीके पे ही हमें क्या है भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। फर्नेस डोर मतलब भट्टी में खुलने वाले जो दरवाजे हैं। तो वो कह रहा है डोंट कीप द बॉयलर फर्नेस डोर ओपन अननेसेसरली। वो कह रहा है जो बॉयलर के नीचे भट्टी लगी है उसके दरवाजों को बार बार बिना जरूरत के नहीं खोलना चाहिए। इट इज ओपन बर्नर क्लीनिंग और फर्नेस इंस्पेक्शन, अगर उसको बर्नर को साफ करने के लिए या फर्नेस के रख रखाव के लिए खोला भी गया है तो क्लोज द डोर, हमें उस डोर को उस दरवाजे को बंद करना चाहिए। और व्हेन द जॉब इज ओवर, जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है उसको खाली या अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। और पीरियोडिक मेंटेनेंस लास्ट वाले पॉइंट में उसने बताया समय समय पे डू नॉट स्किप द पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर, समय समय पे हमें बॉयलर का रख रखाव या उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। because auxiliary because boiler auxiliaries as it will decrease the efficiency of boiler over period, क्योंकि समय समय के साथ बॉयलर की एफिशिएंसी क्या है कम हो जाती है। तो यहाँ उसने बताया आप देख सकते हैं द अबव मेंशन डूज एंड डोंट, यहाँ ऊपर हमने कुछ वो करने वाली चीजें और नहीं करने वाली चीजें बताई जो हमें बॉयलर के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ताकि बॉयलर की एफिशिएंसी मेंटेन रहे और उसके अंदर सुरक्षा भी क्या है इंटैक्ट, सुरक्षा भी क्या है उसके अंदर बनी रहे। हाँ अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टीचियोमेट्रिक एयर एंड एक्सिस एयर कंजम्पशन कंबशन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू क्लास।